आपका स्वागत है। मैं हूँ पीबी और आप देख रहे हैं पीबी द स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत में प्राचीन जापान को दिखाया जाते हैं। जापानी के अलावा कोई और जाति को जापान में रहना माना था। जापान तब छोटे छोटे क्लान में बांटा हुआ था। ऐसे एक क्लान का नाम था आगो और इस सारे क्लान का रक्षक था सामुराई योद्धा, जिनका काम होता था अपने क्लान का सरदार और अपने क्लान को दुश्मनों से रक्षा करना। अगर किसी सामुराई अपने काम में नाकाम रहा या फिर उसके सरदार का रक्षा नहीं कर पाया तो उसे रोनिन करार दिया जाता, यानी एक नाकामी होती। हमारी आज की कहानी भी ऐसे 47 रोनिन के बारे में है। हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाते हैं जो बाहरी दुनिया का था। वो लड़का जंगल में किसी से भाग रहे थे। भागते वक्त वो कमजोर होकर गिर जाते हैं। आको क्लान का सरदार लॉर्ड असानो उसे अपने साथ महल में ले आते हैं। सरदार लॉर्ड असानो उस लड़के में ऐसे कुछ देखा जो बाकी किसी ने नहीं देख पाया। उन्होंने सभी समुराई की सलाह के खिलाफ जगह उस लड़के को क्लान में रहने दिया और इस लड़के का नाम था काई। कुछ लोगों का मानना था उसे टिंगुओ ने पाला था, उसे शैतानी शक्तियों का तालीम दी, उसे एक खूंखार हथियार बनाया है। लॉर्ड असानो की बेटी मिका और उस लड़के की बीच दोस्ती हो जाती है। एक दिन काय और मिका जंगल में खेल रहे थे। मिका उसकी एक टूटी हुई कान की पाली काय को अपनी दोस्तियों की निशानी के तौर पर देते हैं। इसके बाद सालों बीत गया है। काय अब बड़ा हो चुका है। काय बाहरी वाला था, इसलिए सभी उससे नफरत करते थे। लॉर्ड असानो के साथ एक मॉन्स्टर को शिकार करने के लिए आए थे। काय प्रधान सेनापति ओइशी को कहते हैं ये मॉन्स्टर पहाड़ी के ऊपर है और वो दोबारा शिकार करने के लिए नीचे जरूर आएगा, हमें उसके लिए जाल बिछाना चाहिए। लेकिन किसी ने उसके बात पे गौर नहीं करते। इसके बाद मॉन्स्टर उन लोगों पे हमला करते हैं। लॉर्ड असानो अपनी घोड़े से गिर जाते हैं। बाकी समुराई उस मॉन्स्टर के पीछा करने लगे। काय लॉर्ड असानो की घोड़े लेकर समुराई योद्धा को मदद करने के लिए पीछा करते हैं। मॉन्स्टर बड़े बड़े पेड़ तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से समुराई को पकड़ के जमीन में पटक दे रहे थे। सभी योद्धा घायल होने के बाद भी यासुनो नाम का एक योद्धा उसका पीछा करने लगे। मॉन्स्टर यासुनो को उसका घोड़ा से नीचे गिरा देते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ कर आगे बढ़ते हैं। तब काय वहाँ पे आ जाते हैं और यासुनो का गिरा हुआ तलवार लेकर उस मॉन्स्टर को एक ही वार में मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद काय तलवार यासुनो को दे देता है। तब लॉर्ड असानो और बाकी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। सभी समझता है कि यासुनो ने मॉन्स्टर को मारा है। सेनापति ओइशी काय के हाथ में खून देख के समझ जाता है कि एक काम किसने किया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते। शिकार के दौरान काय एक लोमड़ी को देखते हैं। उसके नजर लोमड़ी पे पड़ते ही लोमड़ी गायब हो जाती है। उसे लगता है इस लोमड़ी में कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुश्मन क्लान नगाटो में, जहाँ का सरदार है लॉर्ड कीड़ा। काय जिस लोमड़ी को देखे थे और लॉर्ड कीड़ा की सलाह करती, जो एक चुड़ैल थी और किसी भी जानवर का रूप ले सकती थी। उसी ने मॉन्स्टर को भेजे थे लॉर्ड असानो को मारने के लिए। शिकार के बाद सभी कैपिटल में वापस आते हैं। मिका सबको शिकार के लिए बधाई देते हैं, लेकिन काय को ना देख के घबरा जाते हैं। लॉर्ड असानो मिका को कहते हैं काय ठीक है और वो उसके घर में चला गया है। दूसरी तरफ आको में एक उत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ पे पूरे जापान के सम्राट शोगुन और सारे क्लान के सरदार आएंगे और उत्सव में भाग लेंगे। रात में मिका काय के घर में आते हैं। शिकार के दौरान काय के पीठ में खरोच आए थे। मिका उस खरोच की इलाज करते हैं। मिका और काय एक दूसरे से प्यार करते। दोनों को पता था वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते थे। रात में राजा शोगुन और बाकी क्लान का सरदार आको पहुंचता है। काय लॉर्ड कीड़ा के चुड़ैल को इंसानी रूप में देख के पहचान लेते हैं। काय सेनापति ओइशी के घर उनसे मिलने आते हैं। ओइशी का बेटा शिकारा काय को ओइशी के पास ले आते हैं। काय ओइशी को सारे बात खोल के बताते हैं, लेकिन ओइशी उसके बात पे बिलीव नहीं करते। अगले दिन उत्सव शुरू होती है। सभी क्लान राजा के सामने कला प्रदर्शनी कर रहे हैं। आको और नागाटो क्लान के बीच एक तलवारबाजी का लड़ाई रखा गया था। कीड़ा की चुड़ैल आको की तरफ से लड़ने वाला योद्धा यासुनो पे जादू करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। आको का सम्मान बचाने के लिए काय समुराई योद्धा के बेस में लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और इस लड़ाई का नियम है केवल एक समुराई योद्धा लड़ाई में हिस्सा ले सकते। योद्धा के बेस में था, इसलिए किसी ने काय को पहचान नहीं पाते। लड़ाई शुरू होती है। नागाटो का योद्धा विशाल आकृति का था। उसके सारे शरीर में लोहे का कवच, इसलिए काय का और उसके शरीर में एक भी खरोच तक नहीं लाते। लड़ाई में काय की तलवार टूट जाती है और उसका मास्क उतर जाता है। सभी ने देख लेते हैं काय समुराई योद्धा नहीं है। राजा शोगुन उसे मारने के लिए हुक्म देता है, लेकिन लॉर्ड असानो और मिका रिक्वेस्ट करने पे शोगुन उसे जान से मारने से बदले उसे पीटने का आदेश देते हैं। रात में कीड़ा की चुड़ैल मिजुकी लॉर्ड असानो पे जादू करते हैं। लॉर्ड असानो सपने में देखते हैं कीड़ा उसकी बेटी मिका से जबरदस्ती कर रहे हैं। असानो कीड़ा को मारने के लिए कीड़ा के कमरे में चला है। कीड़ा को मारने से पहले ओइशी उसे रोक लेते हैं। असल में ये लॉर्ड असानो का भ्रम था। राजा शोगुन लॉर्ड असानो को एक निहत्थे इंसान पर वार करने के लिए मौत का सजा सुनाता है। शोगुन असानो के सम्मान के लिए खुद की जान लेने का मौका देते हैं, एक समुराई का सम्मान देते हैं। असानो मौत से पहले सेनापति ओइशी को मिका और पूरे आको की रक्षा करने का जिम्मेदारी देते हैं। लॉर्ड असानो आको के सम्मान के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देती है। ये सब कुछ कीड़ा की चाल था आको को हथियाने के लिए। असानो के मौत के बाद मिका पूरे क्लान की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। राजा शोगुन मिका को कहते हैं मैं आप और कीड़ा का विवाह करना चाहता हूँ, चाहते कि आप दोनों के क्लान के बीच कोई लड़ाई ना हो। आपको आपके पिता की मौत की शोक मनाने के लिए पूरे 1 साल मिलेगा। इसके बाद आप दोनों की शादी होगी और दोनों क्लान एक हो जाएंगे। तब तक के लिए आको क्लान कीड़ा संभालेगा और आप उनके मेहमान बनकर रहेंगे। सेनापति ओइशी और उसका लोगों को रोनिन करार दिया जाते हैं और असानो का मौत का बदला लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है आको क्लान का लोग लॉर्ड असानो का मौत के जिम्मेदार
कीरा को मानते हैं। आको को हथियाने के साथ साथ कीरा सारे रोनिन को क्लान से बाहर निकाल देते हैं। आको की लोगों की भलाई के लिए वो सारे क्लान छोड़ देते हैं। कीरा काय को गुलाम बना के बेच देते हैं और ओइशी को पकड़ के काल कोठरी में कैद कर देते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। इसके बाद कीरा ओइशी को छोड़ देते हैं। ओइशी उसके घर पे पहुंचता है। ओइशी का बेटा शिकारा उसे कहते हैं सारे रोनिन को आको छोड़ चुका है और काय को कीरा के आदमी ने दास बना के डास आइलैंड पे बेच दिया है। ओइशी शिकारा को बाकी रोनिन को इकट्ठा करके 1 हफ्ते बाद काली झील के पास मिलने कहते हैं और खुद काय को लेने के लिए डास आइलैंड पहुंचते। डास आइलैंड पे काय का हालत बहुत खराब था। वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहे। काय उस मॉन्स्टर का सर कर देते हैं। ओइशी डास लोगों से कहते हैं मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। ओइशी को काय के सामने पेश किया जाता है। काय उसे पहले पहचान नहीं पाते। ओइशी काय को कहते हैं कुछ दिनों के अंदर मीका की शादी कीरा से होने वाला है और हमें ये शादी रोकना है। ये सुनने के बाद काय होश में आते हैं और वो दोनों बहुत सारे डास को मारकर डास आइलैंड से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों काली झील के पास पहुंचता है जहाँ पे ओइशी का बेटा शिकारा और कुछ रोनिन ओइशी का राह देख रहे थे। वो लोग कीरा को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। यह सुन ओइशी से पूछते हैं हम समुराई के बीच काय क्या कर रहा है, उसे कौन बुलाया है। ओइशी कहते हैं मैं काय को यहाँ पे ले आया हूँ और अब हम समुराई नहीं रहे, हम सब रोनिन है, इसलिए आपसे काय भी हमारे साथ रहेगा। तब एक रोनिन पूछता है हम लोगों के पास तो अच्छी तलवार भी नहीं है, हम लड़ेंगे कैसे। ओइशी उसे अपना तलवार देता है और कहते हैं मैं लौटते वक्त और भी बहुत अच्छा तलवार ले आऊंगे। ओइशी उसे कीरा के बारे में छानबीन करने के लिए शहर भेज देते हैं और खुद निकल पड़ते हैं इयत्सु के लिए, क्योंकि इयत्सु में जापान का बेस्ट तलवार बनते हैं। दूसरी तरफ कीरा को खबर मिल जाता है कस डास आइलैंड से एक समुराई की मदद से भाग गया है। वो समझ जाता है ओइशी दोबारा अपनी सेना खड़ा कर रहा है। वो उसके चुड़ैल चलाकर मिजुकी को ओइशी को खत्म करने के लिए हुक्म देता है। ओइशी और बाकी लोग इयत्सु पहुंचता है। कीरा का आदमियों ने पहले ही गांव पे कब्जा कर लिए थे। काय कीरा के आदमियों को पलक झपकते ही मार देते हैं। उसका लड़ाई करने का काबिलियत देख के सभी हैरान हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था काय इतना अच्छा लड़ सकते हैं। वो लोग कीरा के लोगों को हथियार ले लेते हैं, लेकिन गांव में और हथियार नहीं था क्योंकि कीरा सब कुछ पहले ही कब्जा कर लिए थे। काय उसे कहते हैं अब हमें सिर्फ एक ही जगह तलवार मिल सकते है और वो है टेंगू जंगल। ओइशी उसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक काल्पनिक जंगल है। तब काय उसे कहते हैं मैं उसी जंगल से आया हूँ, मैं आको आने से पहले उसी जंगल में टेंगुओं के बीच पला बड़ा हुआ हूँ। उस टेंगुओं ने मुझे जादुई ताकत से लड़ना सिखाया है, लेकिन मैं कभी अपना जादू का ताकत इस्तेमाल नहीं करता। मेरे सर पर जो निशान दिख रहे हैं वो भी टेंगुओं ने ही बनाए थे। अगले दिन वो लोग टेंगुओं के जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। टेंगु जंगल के अंदर अजीबोगरीब आवाज सुनाई देते हैं जो कि बच्चे, बूढ़े, औरतें जिसको मारने के लिए इस जंगल के छोड़ा गया था उन सभी की आवाज थी। वो लोग टेंगुओं का गुफा के सामने आते हैं। कीरा और ओइशी बाकी लोगों को बाहर रख के गुफा के अंदर जाते हैं। काय ओइशी को कहते हैं गुफा के अंदर आपको जो भी चीज दिखाई दे गलती से भी अपना तलवार बाहर नहीं निकालना। आप अगर तलवार निकालेंगे तो हम दोनों के साथ साथ गुफा के बाहर खड़े सारे योद्धा मर जाएंगे। गुफा के अंदर सारे टेंगु ध्यान कर रहे थे। काय टेंगु सरदार से मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ ओइशी देखते हैं उसका बाकी लोग गुफा के अंदर आ चुका है और वो लोग टेंगुओं पे हमला कर दिए हैं। टेंगुओं ने अपनी जादुई शक्ति से उसका सारे लोगों को मार देते हैं। ओइशी काय के बात मानते हैं तलवार बाहर नहीं निकलते। असल में ये सब कुछ आंखों का धोखा था जो टेंगु सरदार उसे जादू से दिखा रहे थे। गुफा के अंदर टेंगु सरदार काय को कहते हैं अगर मेरे पहले तुम इस तलवार तक पहुंच पाओगे तो तुम सबको तलवार मिलेगा। ये पहली बार था जब काय अपने जादू का इस्तेमाल करते और पहले तलवार तक पहुंच जाते हैं और साथ साथ ओइशियों के भी अजीब चीज दिखने बंद हो जाते हैं। सारे टेंगु अपने तलवार काय को दे देता है। एक सोल्जर काय से पूछता है इस तलवार का खासियत क्या है। काय कहते हैं तलवार का खासियत चलाने वाले पर निर्भर करते हैं। एक कह के वो तलवार को एक पेड़ पे हल्के से टच करते हैं और पेड़ 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं सभी लोगों से तलवार जादुई तरह नहीं चलते। ओइशी जिस रोनिन को कीरा के बारे में छानबीन करने के लिए भेजे थे, कीरा की चुड़ैल मिजुकी उस पर जादू करते हैं और उससे ओइशी को एक झूठी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि लॉर्ड कीरा आज रात उसका पुरखा के मंदिर में प्रार्थना के लिए आएगा। ओइशी और बाकी रोनिन जब मंदिर में पहुंचते मिजुकी पहले से वहाँ पे जाल बिछा कर रखे थे। कीरा के लोग चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं और उन पर तीर बरसाने लगे। ओइशी के कई योद्धा की मौत हो जाती है। ओइशी और बाकी लोग भाग के अपने ठिकाने पे वापस आते हैं। अगले दिन कुछ लोग कीरा की शादी में नाचने और प्रदर्शनी के लिए कैपिटल जा रहे थे। ओइशी और काय उन लोगों की रास्ता रोकते हैं और खुद की परिचय देते हैं। उन लोगों के लीडर लॉर्ड असानो का शुक्रगुजार था, इसलिए उन लोगों को मदद करने के लिए मान जाते हैं। यासुनो और बाकी रोनिन अब काय का सम्मान करने लगे। यासुनो काय से खराब बिहेव करने के लिए माफी मांगते हैं। ओइशी और बाकी योद्धा एक कागज में अपने अपने नाम लिखते हैं और खून से अंगूठी के निशान बनाते हैं। ओइशी काय को भी अपने नाम और निशान बनाने के लिए कहते हैं। उसे एक समुराई का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद 47 रोनिन अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। काय और ओइशी नाचने वाले के बीच में कीरा के महल में घुस जाते हैं। नाचने वाला जब अपनी करतूत दिखा रहे थे तब बाकी रोनिन धीरे धीरे महल में घुस के अपनी पोजीशन ले लेते हैं और धीरे धीरे पूरे महल में कब्जा कर लेते हैं। कीरा को पता ही नहीं था ओइशी और काय पूरे महल को अपने कब्जे में ले रहे थे, क्योंकि कीरा को लगता था ओइशी मंदिर के हमले के दौरान मर चुका है। ओइशी नाच दिखाने के बहाने कीरा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। तब सारे रोनिन और काय के सिपाही के बीच लड़ाई शुरू हो जाते हैं। काय का सेना उसे सुरक्षा देने की खातिर महल के अंदर ले जाने लगे। रोनिन कीरा के सिपाही के ऊपर भारी पड़ने लगे। एक एक करके सारे सिपाही को मार दे रहे थे। ओइशी कीरा को ढूंढने लगे क्योंकि कीरा लड़ाई छोड़ के भाग रहे थे। ओइशी बहुत देर ढूंढने के बाद कीरा को ढूंढ लेते हैं। ओइशी और कीरा एक दूसरे से लड़ते हैं। ओइशी के दिमाग में आज खून सवार था। अपनी मालिक असानो के मौत के बदला लेना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ओइशी कीरा को जल्दी काबू कर लेते हैं और उसे मौत की घाट उतार देता है। दूसरी तरफ साथ में मीका और काय एक दूसरे से मिलते हैं।
तब मिजुकी वहाँ पे आ जाते हैं और एक ड्रैगन का रूप लेते हैं। काय भी अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करने लगे। काय और मिजुकी के बीच लड़ाई शुरू होते हैं। मिजुकी काय को आग से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग भी आज उसे छू नहीं पाते। मिजुकी कुछ देर लड़ाई करने के बाद समझ जाता है जिसे वो एक नॉर्मल इंसान समझता था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, जादुई ताकत से भरपूर एक योद्धा। कुछ देर लड़ने के बाद काय मिजुकी के सर पे तलवार से वार करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ओइशी किरा की सर बाहर ले आते हैं, जहाँ पे रोनिन और किरा के सिपाही के बीच लड़ाई हो रहे थे। किरा का सर देखने के बाद किरा की सेना घुटने टेक देते हैं। ओइशी किरा के सर आको ले आते हैं और आको को फिर से एक बार आजादी दिलाते हैं। पूरे शहर उन लोगों के सम्मान के लिए उनके सामने झुक जाते हैं। राजा शोगुन सभी रोनिन को उनके आदेश न मानने के लिए सजाए मौत देते हैं। राजा शोगुन उन लोगों से कहते हैं, भले ही आप लोग मेरा आदेश नहीं माने, लेकिन अपने सरदार की हत्या की बदला लेने के लिए जिस वीरता की परिचय आप लोग दिए हैं, मैं आप सबको एक समुराई की तरह सम्मान की मौत दूंगा। अगले दिन उन लोगों के लिए विशेष आयोजन किया जाता है। जब सारे रोनिन अपनी जान देने वाला था, तब सगुन ओइशी के बेटे शिकारा को रोक लेते हैं। कहते हैं, तुम तुम्हारा पिता जैसा बहादुर हो, तुम्हें अपना जान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम आपसे आंखों की सेवा करोगे एक योद्धा बन के। इसके बाद ओइशी, काय, यासुनो और बाकी सारे समुराई अपने प्राण त्याग देते। मिका आको के शासन भार संभालने लगे। मिका के शासन में आको फिर से अपने बुलंदी पे पहुंचता है। यही तक था 47 रोनिन की कहानी। इस कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है, जिसमें थोड़ा सा जादू टोना का रंग चढ़ाया गया है। आज भी जापान में 14 दिसंबर को इन सारे रोनिन के कब्र पर श्रद्धांजलि दिया जाता है।